पर मैं आपको बताऊंगा सोर्स कोड के बारे में काफ़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो टॉपिक रिलेटेड है सोर्स कोड से, जो कि आपके काम आएगा। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड में भी यह काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सोर्स कोड का कोई देखेंगे कि सोर्स कोड आखिर में होता क्या है। देखिए, जो सोर्स कोड होता है वो एक तरीके का हाई लेवल कोड होता है। अब हाई लेवल कोड का मतलब ये है कि कोई भी सोर्स कोड किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके लिखा जा सकता है। यानी कि कोई भी सोर्स कोड एक ऐसा कोड हो सकता है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जनरेट हो, उसे हम हाई लेवल कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या सिर्फ ऐसा है कि सोर्स कोड सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज में बनेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो सोर्स कोड को एक असेंबली लैंग्वेज के कोड में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो असेंबली लैंग्वेज कोड्स होते हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स में इस्तेमाल होते हैं, और असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रीडेबल नहीं होते हैं, यानी कि वो इजीली रीडेबल नहीं होते हैं। अब असेंबली लैंग्वेजेस के कोड का यदि मैं एग्जांपल बोलूँ तो वो हो सकता है कुछ इस तरीके से ORG 100H। ठीक है, अब इस तरीके का कोड कहाँ पर यूज़ होता है? इस तरीके का कोड यूज़ होता है एक माइक्रो प्रोसेसर में जिसका नाम है 8085, और सेमली ये भी यूज़ हो सकता है 8086 में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो साथ ही साथ हमको एक और समझना होगा कि हमने यहाँ पर जो बोला कि सोर्स कोड जो है वो एक तरीके का ऐसा कोड है जिसे आप हाई लेवल कोड भी कह सकते हैं, और हाई लेवल कोड कहने के साथ साथ आप एक सोर्स कोड को असेंबली कोड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेजेस के थ्रू भी क्रिएट किया जा सकता है। अब ये जो हाई लेवल कोड्स या फिर असेंबली कोड्स हैं, इन्हें जनरेट किया जाता है ह्यूमन के द्वारा। तो क्या एक नॉर्मल ह्यूमन इसे जनरेट कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन उसे इफ़िशिएंट वे में जनरेट करने के लिए आपको प्रोग्राम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोग्राम्स के बारे में सीखना पड़ेगा। तो एक पर्सन जब प्रोग्राम्स के बारे में सीख जाता है, प्रोग्राम्स के बारे में जान जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर। यानी कि यहाँ पर जो भी हाई लेवल कोड या फिर असेंबली कोड्स हम यूज़ करेंगे एज अ सोर्स कोड, वो जनरेटेड होगा बाय द ह्यूमन, और यू कैन कॉल इट एज अ प्रोग्रामर। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यह समझना होगा कि जब भी हम बात करते हैं सोर्स कोड की रीडेबिलिटी के बारे में, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप सोर्स कोड बनाने जा रहे हैं या जो भी आप सोर्स कोड बनाएंगे वो हमेशा ईज़ी टू रीड होना चाहिए। यानी कि सोर्स कोड ऐसा होना चाहिए जिसे आप आसानी से पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें। ठीक है, और इसके अलावा हमको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जो भी आप सोर्स कोड बनाएंगे वो ईज़ी टू रीड होने के साथ साथ ईज़ी टू मॉडिफाई भी होना चाहिए, यानी कि आप उसे आसानी से बदल सकें, आप उसमें आसानी से बदलाव ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने बात की कि सोर्स कोड किन किन चीज़ों को रेफरेंस देता है, जिसमें हमने बताया कि यह हाई लेवल कोड और असेंबली कोड को रेफरेंस देता है, जिसे जनरेट किया जाता है बाय अ ह्यूमन और प्रोग्रामर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कशन किया कि यहाँ पर सोर्स कोड काफ़ी ईजी टू रीड और मॉडिफाई होता है। ठीक है, अब सोर्स कोड जो होता है प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया प्रोग्रामर या फिर ह्यूमन के द्वारा लिखा जाता है। तो क्या इसे लिखने के लिए हम किस तरीके के लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? देखिए, सोर्स कोड को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं सोर्स कोड लिखने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पर एक इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस का भी यूज़ हो सकता है। इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस का यूज़ भी यहाँ पर हो सकता है।
अब ये जो दोनों लैंग्वेजेस होते हैं, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो या फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज हो, यह जो होता है यह ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी कि मनुष्य इसे आसानी से समझ सकता है, बोल सकता है, इसे आसानी से समझ सकता है, बोल सकता है। ठीक है, जब भी हम सोर्स कोड लिखते हैं तो कई बार हम उस सोर्स कोड के साथ कुछ कमेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, कमेंट्स ऐड करते हैं। यदि हम सोर्स कोड के साथ कुछ कमेंट्स ऐड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो उसका पर्पस ये होता है कि हम सोर्स कोड को अच्छे ढंग से समझ सकें, उस सोर्स कोड के बारे में हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। इस पर्पस की वजह से सोर्स कोड के साथ हम जनरली कमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब जो भी सोर्स कोड होता है, यह सोर्स कोड किसे दिया जाता है? यह सोर्स कोड दिया जाता है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास। इस सोर्स कोड को दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब यह जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या काम करता है? यह लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसे कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है एक मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर जो हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोल रहे हैं, यह लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही एक्चुअली में कहलाता है कंपाइलर। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक वर्ड आ रहा है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, तो यहाँ पर मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड का मतलब होता है मशीन कोड। ठीक है, तो मशीन कोड या फिर इसी को आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट समझ नहीं सकता सोर्स कोड को। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्टली सोर्स कोड को समझ नहीं पाता है। कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ मशीन कोड को समझता है और उसे ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है। यह मशीन कोड जो है यह एक फंडामेंटल कंपोनेंट माना जाता है किसी भी कंप्यूटर का। जो मशीन कोड है वो एक फंडामेंटल कंपोनेंट माना जाता है किसी भी कंप्यूटर का। आसान शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सोर्स कोड एक तरीके का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड है और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो लिखे जाते हैं प्रोग्रामर के द्वारा और प्रोग्रामर इन्हें लिखने के लिए यूज़ करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है C++, जावा या पाइथन। यदि आप सी प्रोग्रामिंग की स्टडी कर रहे हैं तो फ़िलहाल आप फोकस करें सी प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ आप असेंबली लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं एक सोर्स कोड को लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम यह समझें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस भी तरह के स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे उन्हें कहा जाएगा सोर्स कोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की है सोर्स कोड के बारे में। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।